से पहले आप क्या बता रहे थे? वो नहीं बताना मैं। वो इम्पोर्टेंट इतनी बातें थी कि रानिया सारी बता ही नहीं सकती। रानी को तो इम्पोर्टेंट बातें वैसे याद नहीं रहती। रेशियो एनालिसिस, हमने वर्टिकल एनालिसिस सीखा, हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सीखा, अब हम सीखने लगे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मतलब, रेशियो का मतलब है कोई डिवीजन वाले फार्मूलाज होंगे। रेशियो का मतलब ही डिवीजन। उस रेशियो के अंदर सबसे पहले हमने सीखा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो फार्मूले सीखे, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक या एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो, अच्छा फार्मूला याद करने के साथ साथ ना उसके ऊपर नजर भी रखनी है कि ये किन दो चीजों को डिवाइड करके बन रहा है और इसकी आगे एप्लीकेशन क्या हो सकती है। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, हमने कहा इसका टू बेस्ट आंसर होता है, बट क्या ये कंफर्म टू है? नहीं। याद रखें रेशियोज डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। बिजनेस की नेचर से क्या मुराद है? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, रिटेलर का बिजनेस है, कौन सी चीज बनाते। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है वो चीज क्या पेरिशेबल गुड्स है। अगर पेरिशेबल गुड्स होंगी तो हम अपने पास करंट एसेट्स का स्टॉक कम से कम रखेंगे, या ड्यूरेबल गुड्स है तो आपकी या बिजनेस अभी अभी ताजा स्टार्ट किया हुआ है या पहले से स्टार्ट किया हुआ है, सीजनल बिजनेस है या नॉन सीजनल बिजनेस है, ये डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली 2:1 बेस्ट है। और इसका मतलब हमने क्या लिखा था कि करंट लायबिलिटी नीचे की तरफ आ रही है और एसेट्स ऊपर है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपके एसेट्स हैं। तो रिमार्क्स देते वक्त क्या लिखना है कि ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए इस एंटिटी के पास ₹2 के करंट एसेट्स अवेलेबल। डन। उसके बाद हमने सीखा क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फार्मूला होता है क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसिड्स क्या होते हैं? अगर हम करंट एसिड्स में से स्टॉक निकाल दें ओवर करंट, लेकिन क्वेश्चन हल करते वक्त वो प्रीपेड भी माइनस करता है, फार्मूले के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, बट क्वेश्चन जब हल करता है वो प्रीपेड भी माइनस करता है। इसका जो बेस्ट आंसर समझा जाता है वो समझा जाता है 1:1। ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए ₹1 के क्विक एसेट्स अवेलेबल या करंट एसेट्स अवेलेबल है अदर देन स्टॉक एंड प्रीपेड। रिमार्क्स में प्रीपेड का जिक्र नहीं करेंगे। उसके बाद मशहूर जमाना वर्किंग कैपिटल रेशियो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है एफिशिएंसी रेशियो। इसका नाम है टर्नओवर रेशियो। ये इसके नाम है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। जहां पर वर्किंग कैपिटल का जिक्र आता है वहां पर 4 चीजों का जिक्र आता है, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक। बाकी भी वैसे तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं ना सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज,
सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अदरवाइज चार बातों का जिक्र आता है, कैश, बैंक, कैश एंड बैंक, डेटर, क्रेडिटर और स्टॉक। ये वर्किंग कैपिटल है हमारे। अब सबसे पहले जो इसकी रेशियो है, पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो आपने या तो 7 फार्मूलाज लगाने होते हैं या 4, 7 या 4। 7 अगर हम लिखें तो पहला फार्मूला लगेगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला बनता है जनाब कॉस्ट ऑफ सेल ओवर एवरेज स्टॉक, और इसका आंसर आएगा टाइम फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा? जिस बिजनेस का हायर होगा वो बेस्ट होगा। हायर इज बेस्ट मतलब स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या है? एक साल के अंदर सेल परचेज कितनी हुई है, तो जितनी ज्यादा सेल परचेज होगी उतना बेस्ट है। रेशियो का कंपैरिजन दो तरह से आता है, अपना कंपैरिजन पिछले साल से या अपना कंपैरिजन अपने मुखालिफ के साथ। तो जिस दोनों में से, दोनों सालों में से या दोनों कंपैटिटर में से जिसका स्टॉक टर्नओवर ज्यादा होगा हम कहेंगे ये बेस्ट है। ठीक, दूसरे नंबर पे डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, इसका फार्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। इसका भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके साथ लिखना है टाइम। 40 टाइम, 30 टाइम, 60 टाइम। इसका मतलब क्या होता है? अगर लिखा हो ना 60 टाइम, एक साल के अंदर हमने 60 दफा उधार पे सेल्स की हैं। जो सवाल जो जवाब आएगा उसका मतलब क्या होगा? एक साल में हमने इतनी दफा उधार पे सेल्स की हैं। और यहां पर जो डेटर्स लेते हैं, नेट ऑफ प्रोविजन लेंगे या ग्रॉस लेंगे? ग्रॉस डेटर्स लेते होते हैं। ग्रॉस डेटर्स यूज्ड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन भी गिवन है तो नेट नहीं करना, ग्रॉस डेटर्स लेने हैं। और अगर गिवन ही सिर्फ डेटर्स है तो फिर वही ग्रॉस है। हायर बेस्ट होगा या लोअर बेस्ट होगा? हायर इज बेस्ट। ये लोअर वाले चाहते हैं उनकी साल में सेल ना हो। वो जितनी दफा सेल्स होगी, कैश में सेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिजनेस के अंदर। ये जो छोटे मोटे बिजनेस है ना, ये ग्रोसरी स्टोर या मोहल्ले में दुकानें, ये कैश पे होती हैं। जो बड़े बिजनेस है ना, उनमें उधार का कॉन्सेप्ट है। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है ना, सेल्स के बारे में कुछ ना बताया हो ना, वो इधर वो क्रेडिट सेल समझी जाएंगी। अगर आपने सवाल देखोगे ना बड़े बिजनेस का, वो कहेगा जी 10% कैश सेल्स है, 20% कैश सेल्स है, मैक्सिमम इतनी होती है। और अगर साइलेंट है तो इसका मतलब है 100% क्रेडिट सेल्स है। तो अगर साल भर में जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना फायदा है। हायर इज बेस्ट। उसके बाद है जनाब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। इसका भी आंसर किस फॉर्म में आएगा? टाइम फॉर्म में। हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट?
हायर इज बेस्ट। उधार में तो कोई गुनाह भी दे तो ले लो। साल भर में आपने कितनी दफा परचेजेस की, और उधार में क्रेडिट परचेज तो मैं कहता हूं जितना मर्जी ले लो। हाँ जी, जब सेल परचेज होती उधार पे है तो जो बेचने वाला होगा, किसी की सेल होगी तो किसी की परचेज होगी, तो सेल नॉर्मल होती उधार पे है तो परचेज भी तो उधार पे हो रही है। हाँ, ये देखते हैं कि वो शक्ल देखकर उधार देते हैं, वो एक अलग बात है। मतलब शक्ल से मुराद क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग। हर बिजनेस की एक रेटिंग होती है, मिल जाती है, उधार मिल जाती है। हाँ जी, हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, और अच्छा यहां पर एक आपको मसला दरपेश आएगा, उसके बारे में लिख लें, परचेज के बारे में। पहली बात, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज गिवन होगी फिर बात खत्म होगी। अगर परचेज गिवन है तो लिख देंगे। नंबर 2, परचेज नॉट गिवन। अगर आपको परचेज नहीं गिवन तो आप कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लगा लें। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला किसी को आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो या तो कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी। अगर आप चाहते हो ना कि आप अकाउंटिंग की फॉर्म में लिखो, तो आप ऐसा करो कि स्टॉक का लेजर बना लो। स्टॉक के लेजर में ब्रॉडन किस साइड पर आएगा? और जब चीजें खरीदेंगे तो क्या स्टॉक बढ़ जाएगा? बेचेंगे तो स्टॉक सेल की वैल्यू से कम होगा या कॉस्ट से कम होगा? तो उसे कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा अगर परचेज रिटर्न गिवन है तो क्रेडिट साइड पर लिख दो, डिस्काउंट रसीद गिवन है तो क्रेडिट साइड पर लिख दो, कैरेज इन गिवन है तो परचेज वाली साइड पर लिख दो। आप ये लेजर बना लेना, आपको ये चीज ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, और ये हम फाइंड फिर कैसे करेंगे? दोनों साइड का टोटल लिख लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो साइड परचेज। तो स्टॉक का लेजर बेस्ट है। तीसरे नंबर पर तीसरी बात भी लिखिए एक, if opening stock and closing stock are not given, then cost of sale बराबर होगा। इसके साथ एक और बात भी लिख लें अपने अल्फाज में, अगर हम परचेज फाइंड नहीं कर पाते कोशिश करने के बावजूद भी, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज बराबर समझ लें और दोनों जगह पर सेम अमाउंट इस्तेमाल कर। अगर परचेज फाइंड कर सकते हैं तो शौक से करनी है और लाजमी करनी है, और अगर परचेज फाइंड नहीं हो पा रही फिर परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल सेम अमाउंट। चलते हैं वापस। कितने फार्मूलाज हो गए हमारे? 3। हमने कितने कहे थे? 7। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, और अब इसको कह ले फार्मूला नंबर 1.1, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक होल्डिंग टाइम या स्टॉक होल्डिंग पीरियड, इसका फार्मूला है जी एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365 या 52 या 12।
अगर डेज होंगे तो 365, अगर वीक होंगे तो 52, और अगर मंथ होंगे तो या तो इसका आंसर डेज में आएगा, या वीक में आएगा, या मंथ में आएगा। गॉट इट? अच्छा, ये फार्मूले में कोई आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है? रेसिप्रोकल है स्टॉक टर्नओवर का, तो फिर इसका मतलब है इसका एक और फार्मूला भी तो बन सकता है, 1/, स्टॉक टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज, क्योंकि आपके सिलेबस में डेज हैं तो इसलिए मैं डेज लिख रहा हूं, वरना वीक और मंथ भी आ सकता। मतलब अगर उसने आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो खुद दे दिया है तो फिर तो 1/, स्टॉक टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। तो ये रेसिप्रोकल है स्टॉक टर्नओवर का। हाँ जी, हायर इज बेस्ट या लोअर इज बेस्ट? हायर या लोअर? हायर या लोअर? लोअर। सबक कुछ कहा है आपने? हाँ, तो फिर से क्या हो? हाँ जी, लोअर या हायर? होल्डिंग टाइम का मतलब है आपका स्टॉक कितने देर आपके पास रहता है। लोअर इज, क्योंकि जितनी देर कम होल्ड होगा उतना आपका फायदा है। तो पेपर में हम क्यों बेस्ट क्यों लिख रहे हैं? ये हमारा कंपैरिजन आता है पिछले साल से या कंपैटिटर से, तो जिस कंपैटिटर का या जिस साल का होल्डिंग टाइम कम होगा वो उतना बेस्ट होगा। अब आते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको कह लें 2.1। ये फार्मूले के नाम मैं ऐसे दे रहा हूं, ये नाम कोई नहीं है कि 2.1 या 2.2, ये सिर्फ उसके साथ है इसलिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड, फार्मूला क्या बनेगा? एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। जो भी आंसर आएगा उसके साथ डेज, वीक या मंथ लाजमी लिखना है। मैं अब दूसरा फार्मूला ना लिखूं ना, 1/, डेटा टर्नओवर, वो आपने खुद ही, आपको पता है। हाँ जी, ये लोअर बेस्ट होगा या हायर बेस्ट होगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड लोअर या हायर? लोअर इज बेस्ट। अच्छा, लोअर में एक मसला है और हायर में भी एक मसला है। अगर आप ये ज्यादा लोअर करना चाहते हो ना तो फिर आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ता है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, और अगर लेट हो जाए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यानी जिस बिजनेस का ये टाइम हायर होगा उसकी प्रोविजन ज्यादा होगी क्योंकि पैसे लेट मिलते हैं, और जितना लेट पेमेंट मिलती है उतने प्रोविजन फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट ज्यादा होता है। और जितना जल्दी होगा इसका मतलब है वो बिजनेस शायद कोई इंसेंटिव ऑफर कर रहा है अर्ली पेमेंट के ऊपर। वो कहता है जनाब आप जल्दी पैसे दे दोगे, हम अगली परचेज के ऊपर आपको डिस्काउंट दे देंगे, या इसी पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट दे देंगे। इंसेंटिव का लफ्ज इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू कैश डिस्काउंट। उसके बाद है जी पेमेंट पीरियड 3.1 एवरेज पेमेंट पीरियड। फार्मूला क्या बनता है जनाब? एवरेज क्रेडिटर्स या सप्लायर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट। आप सिंपल परचेजेस भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 365 या 1/, स्टॉक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, 1/, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब पता चलेगा लोअर इज बेस्ट या हायर इज बेस्ट।
पैसे देने हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा चलते हैं। अगर हम जल्दी पैसे दे देते, पता हमारा नुकसान क्या होगा? अगर हम अपने सप्लायर को पैसे दे देंगे तो हमें कैश शॉर्टेज हो जाएगी, और उस कैश शॉर्टेज को कवर करने के लिए हमें बैंक ओवरड्राफ्ट या इधर उधर से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, जिस पर हमें फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी। दोबारा बताने लगे, अगर हम अर्ली पेमेंट करेंगे ना, तो जैसी बात है पैसा सप्लायर को चला जाएगा, हमें शॉर्टेज हो जाएगी। तो अगर हम अपनी शॉर्टेज रिकवर करेंगे तो कैसे? लोन लेकर या बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेकर। तो हम कोशिश करते हैं कि क्रेडिटर को थोड़े लेट पैसे दें, उससे हमें क्या फायदा होगा? देखिए, क्रेडिटर को कौन सा हमें इंटरेस्ट देना है, तो हम उतनी देर क्रेडिटर का पैसा यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग में मसला आ जाता है, अगली दफा कोई उधार नहीं देगा। अगर एक नॉर्मल तरीका है तो ठीक है, बट इसके बारे में फिर हम क्या लिखें, लोअर बेस्ट या हायर बेस्ट? लोअर लिखते हैं तो हमारी गुडविल बेहतर हो जाती है, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल सकता है, बट हमें कैश शॉर्टेज भी हो सकती है। लेट पेमेंट करते हैं तो कैश तो सेव हो रहा है, लेकिन हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, एडवर्स क्रेडिट रेटिंग हो जाएगी। तो फिर हम इसके बारे में, वैसे तो ये हायर बेस्ट समझी जाती है, लेकिन ज्यादा हायर भी नहीं कर देनी कि हम पैसे ही ना दें, या इतना लेट कर दें कि अगला बंदा फिर दूसरी दफा पैसे। तो इसलिए इसके बारे में अभी वैसे आप लिख लो कि ऐसे हल्का सा लिख लो, हायर इज बेस्ट, ठीक है? हाँ, हायर एक छोटा सा लिख लो, हायर इज बेस्ट, लेकिन ज्यादा हायर, बड़ा हायर नहीं लिखना। छोटा हायर बेस्ट। हाँ जी, ये हमारे कितने फार्मूलाज हो गए? 6। फार्मूला रह गया एक, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। फार्मूला लिख लिया ना, आगे चले। वैसे माशाल्लाह आप लोग ना बस अभी तक वो याद है, लिखने वाले काम बड़ा एंजॉय करते हो, जब समझाने वाली बात आ जाए तो जमाई आना शुरू हो जाती है, वो आपको बोरियत लगना शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें मेन सुनने वाली बातों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये तो किताबों में भी सारे फार्मूले लिखे होते हैं, लेकिन जैसे कोई सुनने वाली बात आती है, हम कहते हैं कि आप सर कुछ लिखवा नहीं रहे, सो जाओ। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, ये लास्ट फार्मूला है वर्किंग कैपिटल का। कैश ऑपरेटिंग साइकिल, या इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। हाँ जी, यहां पर आप हेडिंग में लिख लें डेज या वीक या मंथ। मोस्टली डेज का हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम। फार्मूला लगाएंगे, जो आंसर आएगा यहां पर लिख देंगे, और मैं सपोज करके कुछ लिख भी रहा हूं 25। इस 25 का मतलब है हमारी इन्वेंट्री 25 दिन बाद ओवरऑल बिकती है। जिस दिन खरीद के लाते हैं 25 दिन होल्ड रहती है, एवरेज ऊपर नीचे हो सकता है, 25 दिन बाद वो ऑलमोस्ट बिक जाती है। डेटर कलेक्शन टाइम या एवरेज कलेक्शन टाइम एक ही बात है। डेटर कलेक्शन टाइम या ये इसमें प्लस कर देते हैं, ये भी सपोज लिख देते हैं कि 15 दिन कर लेते हैं। इस 15 दिन का मतलब क्या है? 15 दिन के बाद पैसे हमें मिल जाते हैं नॉर्मली, एवरेज माइनस क्रेडिटर पेमेंट टाइम, ये माइनस कर देते हैं। सपोज हम ये लिख लेते हैं 22 दिन, ये माइनस करते हैं। आपके पास जो आंसर आता है इसे बोलते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कितना आंसर आ रहा है?
ये जो तीनों चीजें हैं हमने वो फार्मूले लगाए थे, उससे ये फाइंड हुए। चलो जी, अब ये पूछना किससे है, कौन इस सवाल का जवाब देगा? मुकद्दस, हायर बेस्ट है या लोअर बेस्ट है? कैश ऑपरेटिंग साइकिल हायर बेस्ट होगा या लोअर बेस्ट? आवाज ना है बाकी किसी की। ये नेट आंसर जो निकाला करेंगे, ये हायर बेस्ट होगा या लोअर बेस्ट होगा? बोलना नहीं है, आवाज मैंने कहा भी है कि आवाज और किसी की। लोअर, आमना लोअर, जैनब सजाद लोअर, नूर लोअर ही, लोअर क्या था? तैयब, अच्छा लोअर की। हाँ अच्छा, कॉमन सेंस अगर लगाएं तो वो तो ये बनती है ना कि इनमें होल्डिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, कलेक्शन टाइम भी कम से कम होना चाहिए, और ये ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर ओवरऑल अगर कम है तो ज्यादा बेस्ट है, कम है तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, कोई इसके बारे में कोई और बात कि 18 दिन का मतलब क्या है? शालीन, इस 18 दिन का मतलब क्या है? 18 दिन का मतलब ये कि हमारी इन्वेंटरी भी सोल्ड हो जाती है और हमें पैसे भी मिल रहे हैं जो मतलब डेटर से मेरी कवर होने तो हमने गेट। तो 18 दिन का मतलब मतलब 18 दिन हमें एवरेज करेंगे तो हमारी इन्वेंटरी सेल होगी, हमें पैसे इन्वेंटरी तुम्हारी 25 दिन बाद सेल होगी। एक मिनट बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, क्यों परेशान हो जाते हो? इतना होना चाहिए। हाँ चलो बताओ था। 18 दिन के लिए हमें कैश चाहिए। हाँ सभी सारा कुछ बेच बूझ के हाँ, 18 दिन में डेटर्स के आ गए, क्रेडिटर को दे दिए। नहीं सही है, देखिए आप अगर मारे ना तुक्का फिर तो बात है गलत, फिर तो हमारा टाइम वेस्ट हो। अगर आप कोई लॉजिक बना रहे हो ना तो फिर ठीक है, फिर जो बंदा जवाब दे रहा है ना, अगर कोई पीछे ना कोई लॉजिक बना रहा है ना तो फिर ठीक है। हाँ असद, 18 दिन में हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। नबीहा, अब जरा सुने, इस 18 दिन का मतलब है आपको पेमेंट करनी है किसी बंदे की। सपोज मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं और मैंने आपसे ये कहना है मैं आपको 18 दिन बाद पैसे दे दूंगा। मुझे 18 दिनों के लिए कैश शॉर्टेज है। क्या मतलब है इसका? मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, जिस दिन मैंने पे करना है ना उसके 18 दिन बाद मुझे पैसे आएंगे। जिस दिन मैंने पेमेंट करनी है मुझे कितने दिनों बाद पैसे आएंगे? 18 दिन बाद। मतलब मेरा आउटफ्लो हो जाएगा आज और वापस से पैसे जब मुझे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आउट और इन मेरे पैसे गए और फिर वापस आएंगे, वो कितने दिनों बाद आएंगे? 18 दिनों बाद। तो जितने जल्दी पैसे आएंगे उतना मुझे फायदा है। अब आज मैंने किसी को पेमेंट करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे कब आने? 18 दिन बाद। मैं जाऊंगा बैंक के पास कि वहां उसको से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लो कि अच्छा जी मेरे पेमेंट हो जानी है तो मेरे बाद इतने दिनों बाद पैसे आ गए तो आप काट लेना अपने पैसे। या फिर किसी जगह से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंज करूंगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का पता है ना, थोड़े दिनों के लिए जो पैसे हमें चाहिए होते हैं। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है हमें 18 दिनों के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब प्रैक्टिकली बताने लगा, आज 1 तारीख है, हमने स्टॉक खरीदा 1 तारीख को, आज चलो डे 1 है, 25 दिन तक तो ये स्टॉक हमारे पास ही रहेगा। अब मैंने आज 1 तारीख को स्टॉक लेकर आया, 25 दिन वो बिका ही नहीं, मेरे पास रहा, फिर बिक गया।
उस बंदे ने क्या उसी वक्त पैसे दे दिए या 15 दिन बाद देगा? इसका मतलब है जो मैंने आज स्टॉक किसी से खरीद कर आया हूं ना, उसका जो मुझे कैश मिलेगा वो कितने दिनों बाद मिलेगा? 40 दिन बाद। क्रेडिटर को अगर मैंने आज ही पेमेंट करनी होती तो फिर तो मुझे 40 दिन वेट करना पड़ेगा। मैंने क्रेडिटर को कितने दिनों बाद पैसे देने हैं? 22 दिन बाद। आज डे 1 है, मैं स्टॉक खरीद के आया और उसको कहा कि यार 22 दिन बाद मैं नॉर्मल पेमेंट करता हूं। वो स्टॉक 25 दिन मेरे पास रहा, 15 दिन उधार पे चला गया, तो मुझे कैश कब आना है? आज से 40 दिन बाद। लेकिन मैंने कैश पे कब करना है? आज के 22 दिन बाद। तो 22 दिन बाद जब पैसे पे करूंगा, मेरा तो कैश आना ही 40 दिन बाद है, तो मैंने अरेंजमेंट पहले करके बैठूंगा कि मैंने 22 तारीख को पैसे देने हैं, तो बैंक के पास जाऊं, जहां से मर्जी जाऊं, और उसे कितना वादा करूंगा कि 18 दिन बाद मेरे पैसे आ जाएंगे। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि मेरा आउटफ्लो और इनफ्लो का ड्यूरेशन है कि जिस दिन मेरे पैसे जाने हैं उसके 18 दिन बाद मुझे पैसे, अगर ये जवाब नेगेटिव आ जाए, सपोज -5 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब बताओ। -5 का मतलब है पेमेंट करने से 5 दिन पहले मेरे पास कैश आ जाता है। ये तो 18 दिन बाद आ रहा है ना। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? पेमेंट करने से भी पहले मेरे पास कैश आ जाएगा। फिर मैं वो 5 दिन का क्या करूंगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको याद होगा? नहीं, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने बोरिंग कॉस्ट नहीं पढ़ा। बोरिंग कॉस्ट पढ़ा होता है तो उसमें ऐसा होता है कि जो पैसे बच जाते हैं ना, हम वो देखे, हम कर जाते हैं बैंक के पास, बैंक को कहते हैं कि भाई ठीक है, आप मुझे कहते हो ना बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे कहते हैं रनिंग फाइनेंस। कहते हैं कि आप हमें कहते हैं ना कि जब ओवरड्राफ्ट होगा तो मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है करो, लेकिन जब मेरे पैसे आपके पास हो, जब मेरा पॉजिटिव बैलेंस हो, तो फिर आपको भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर हम एक अकाउंट ही ऐसा अरेंज करते हैं कि अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव रहेगा तो हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और अगर नेगेटिव रहेगा तो इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल की समझ लगी पूरी तरह? क्योंकि अभी अगर पूरी तरह समझ लगी तो अगले सवाल होंगे, क्योंकि हम यहां से ही रिमार्क्स देना स्टार्ट करने लगे। रिमार्क्स वैसे हमने कल का भी देनी, परसों का देना है हमारा रिमार्क्स वाला, जब हमारी डबल क्लास होगी। रिमार्क्स ये इस हफ्ते खत्म हो जाना टॉपिक आपका, और बड़ा बेस्ट तरीके से खत्म करना है। तो बेस्ट तरीके से है कि आपको थोड़ा सा दिमागी तौर पर एक्टिव होने पड़ता है। देखिए, मैं आपके पर्सनल मामलात में तो नहीं आता, लेकिन आपके जो भी पर्सनल मामलात है ना, क्लास से अलग होने चाहिए। अब अपनी अम्मी से लड़ गए, यहाँ पर मुंह से जाके बैठ जाए तो ये गलत बात है। आपके जो भी मामलात हैं वो उधर ही है। अब यहां पर बैठो, आप क्लास लेने आओ फुल एक्टिव, क्योंकि अगर आप सीखोगे ना, और इस चैप्टर में से वैसे भी इस दफा सवाल भी अच्छा आना है, और जो मैंने आपको कहा ना कि एक सवाल पकड़ना है वो यही पकड़ लेना, फार्मूले तो आपको याद हो जाएंगे। इसके रिमार्क्स अगर थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग अच्छी हो जाए ना, मतलब अंग्रेजी का जो मतलब है वो उसको समझ आ जाए, तो आपका पेपर पास है। तो आपको सिर्फ 33 और रेशियो एनालिसिस ही पास करवा सकता है, सिर्फ ये 2 टॉपिक, क्योंकि मिनिमम 25 नंबर है। और अगर 25 नंबर आप लोग कंट्रोल कर जाते हो और पूरे पूरे कर जाते हो, फिर 75 में से 25 रह जाएंगे बाद में। तो ये प्लान के साथ पेपर किया जाता है। अब आ जाते हैं हम, अच्छा आप चले गए एक बिजनेस में, उसका आपने कैश ऑपरेटिंग साइकिल देखा हुआ था 90 दिन, और वो कहते हैं कि भाई आप सीए करके आए हो, इसको रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो। अब आपने रिड्यूस करना है तो आप प्लानिंग करोगे, वो प्लानिंग आपने अंग्रेजी में लिख कर आनी है। पेपर में वो आपसे सवाल क्या आएगा? हाउ टू इंप्रूव कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब आप क्या चाहोगे? होल्डिंग टाइम कम हो ज्यादा हो? होल्डिंग टाइम कम करने की कोशिश करोगे, कलेक्शन टाइम कम करोगे, और पेमेंट टाइम। अब मैं आपको होल्डिंग टाइम कम करने का तरीका बताता हूं, आप मुझे कलेक्शन टाइम कम करने का तरीका बताना, फिर मैं आपको क्रेडिटर का ज्यादा टाइम करने का तरीका बताऊं। होल्डिंग टाइम कैसे कम होता है? आप ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दो, सेलिंग प्राइस थोड़ी कम कर दो, फ्लैट 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट ऑफर करोगे, उससे क्या होगा? स्टॉक आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। इंप्रूव द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। डिजाइन का मतलब उसका पैकिंग नहीं होती, डिजाइन का मतलब होता है उसकी फीचर, उसकी क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर करते।
पर उसका डिजाइन चेंज बनी, पैकिंग चेंज कर दें, अट्रैक्टिव से बना दें, या उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी ऐड कर देंगे जो पहले नहीं थी, आपका चीज बिकने लग जाएगी, होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा। सेल प्रमोशन एक्टिविटीज क्या मतलब है? एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दें, कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें कि जिससे लोगों में ये फैल जाए कि जी ये प्रोडक्ट भी अच्छी है, उसको भी खरीदना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? आपका होल्डिंग टाइम कम होने के चांसेस है। क्या तीन तरीके बताए? रिड्यूस सेलिंग प्राइसेस, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, जिसमें डिजाइन पैकिंग वगैरह आ जाती है, और फिर इंप्रूव या इंक्रीज सेल प्रमोशन एक्टिविटीज जैसे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह। अब कलेक्शन टाइम की 3 बातें बतानी है, किसने बतानी है? हाँ, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफर करोगे तो लोग पैसा हो सकता जल्दी कुछ ना कुछ तो कस्टमर देंगे ना, होल्डिंग आपका कलेक्शन टाइम कम हो जाएगा। फिर आप उन डेटर के साथ सेल बंद कर देंगे जिनका रिकॉर्ड खराब है, जिसकी वजह से आपका कलेक्शन टाइम ज्यादा आ रहा है ना, जो पैसे दे ही नहीं रहे। इन्वेस्टिगेट करें और उनको अपनी डेटर लिस्ट से खत्म कर दें, उनसे सेल खत्म कर दें, उनको क्रेडिट सेल्स करेंगे। तीसरे नंबर पर आप सिक्योर सेल्स करें। सिक्योर सेल्स किसे कहते हैं? गारंटेड सेल्स करें, कोई ना कोई गारंटी ले लोगों से, कोई ना कोई सिक्योरिटी ले लोगों से। उससे क्या होगा? आपकी सेल थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका जो कलेक्शन टाइम है वो सही हो जाएगा। वो जो लोग पैसे नहीं दे रहे थे, लटकाई जा रहे थे, ठीक है लटकाएं आप ज्यादातर अच्छी गारंटी मतलब किसकी होती है? बैंक की। जब किसी के साथ आप, ये बैंक बहुत गारंटी देता है बिजनेसमैन लोगों की, उनसे चार्ज भी करता है उनको। तो कलेक्शन टाइम कैसे कम किया जा सकता है? सबसे पहले आप कैश डिस्काउंट के लफ्ज की जगह ना आप लफ्ज लिखा करें इंसेंटिव, ऑफर इंसेंटिव टू कस्टमर्स फॉर अर्ली पेमेंट। फिर क्या लिखेंगे कि स्टॉप द सेल्स विद दोज डेटर्स whose record is not good। फिर सिक्योर सेल्स करें, गारंटेड सेल्स करें, ठीक होगी बात। उसके बाद आगे फर्दर चीजें हैं, उस पर हम इतना लंबे चौड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि पेपर में वो 2-3 पूछता है आपसे, 3 या 4 मैक्सिमम, वो हम लिख लेंगे। फिर कस्टमर के साथ, सॉरी सप्लायर के साथ, सप्लायर के साथ तो एक ही चीज है, मिन्नत तरला। सप्लायर का मिन्नत तरला करें कि यार थोड़े और टाइम दे, तो उसको अंग्रेजी में मिन्नत तरला को कैसे लिखो? बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू एक्सटेंड क्रेडिट टर्म्स, बार्गेनिंग विद द सप्लायर टू एक्सटेंड। तो इसके बाद फिर हमने तो तकरीबन कुछ 6-7 पढ़ ली। अब इन 6-7 के अंदर ना पेपर में 3 या 4 लिखनी आती है। अब वो कोई से 3-4 जो बेस्ट होंगी वो भी मैं बता देता हूं, और जो बाकी है वो तो फिर आप जितनी वो कहेगा लिख देना। और आपने भी पेपर में 3-4 से ज्यादा नहीं लिखनी। पहली चीज, रिड्यूस सेलिंग प्राइस, ब्रैकेट में लिख लो ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 2, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिखेंगे पैकिंग, फीचर्स। नंबर 3, इंक्रीज, या इंक्रीज की जगह लिख ले स्टार्ट सेल प्रमोशन एक्टिविटीज। ब्रैकेट में लिख लें पहले से टाइम पे पेमेंट्स पे अभी जो रिसेंट है उस पे नहीं। तो उसको कोई ऑफर करवाएंगे कि भाई पैसे दे दो कि हम आपको इंसेंटिव दे देते हैं? नहीं ना, वो नहीं मानता, फिर मार दो उसको। मतलब उसके साथ आगे फर्दर सेल्स बंद कर दो। ये तीनों चीजें स्टॉक होल्डिंग टाइम से रिलेटेड।
कि चौथे नंबर पर हम लिख लेते हैं ऑफर इंसेंटिव टू कस्टमर्स ऑन अर्ली पेमेंट। Stop sales with default customer। जो कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके साथ सेल्स बंद कर दें। improve recovery policies and strict credit terms, sales credit terms। तो इसके अंदर वो गारंटी वगैरह का कवर हो जाएगा। एंड स्ट्रिक्ट सेल्स क्रेडिट टर्म्स। इससे क्या होगा, आप टाइम कम कर दें, गारंटी ले लें, कुछ इस तरह की टर्म्स इंप्रूव करें कि जिससे आपकी सेल्स। बार्गेनिंग विद द सप्लायर या निगोशिएट विद द सप्लायर। टू इंक्रीज क्रेडिट। क्रेडिट टर्म्स का मतलब होता है ज्यादा टाइम लेना, ठीक है। अब पेपर में अगर आपके पास वो मोस्टली 3 कहता है तो वो आप ये वाली 3 ज्यादा बेस्ट है। अगर वो 4 कहता है तो फिर 4 का ले, 5 कहता है तो 5 का ले, जितनी भी वो कहता है। और अगर साइलेंट है तो 3 से 4, इससे ज्यादा। इस एक्टिविटी से आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल पहले से बेहतर होता है। इन एक्टिविटी से कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपका इंप्रूव होता है। पता भी चल गया है ये सारी कहानियों का। मैं कहता हूं कल से ना हम बोर्ड एक्टिविटी भी स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूलाज मैंने बोर्ड पे भी लिखवा लिया कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल के या वर्किंग कैपिटल साइकिल के, ये सारे, ताकि ना वो इस तरह फिर अच्छे याद हो जाते हैं। नेक्स्ट, अभी हम रिमार्क्स की तरफ फिर एंड पे जाएंगे, फार्मूलाज खत्म कर लें ताकि एक दफा फार्मूले सारे कंप्लीट हो जाएं। फिर उसके बाद इसके रिमार्क्स पे दोबारा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ रिमार्क्स भी लिखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, बाकी जो फुल फ्लैज है जो मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही। और कुछ रिमार्क्स तो मैंने आपके भी लेने हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। जी नेक्स्ट है अब हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो हमारे फार्मूला खत्म हो गए, लेकिन अभी सवाल हमने करने हैं सारे। डेट इक्विटी रेशियो, इसके और नाम सुन लें, इसको सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। इसको गियरिंग रेशियो भी कहते हैं। इसको लेवरेज रेशियो भी कहते हैं। ये इसके नाम है, गियरिंग रेशियो, लेवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो। इसके 2 फार्मूला हैं और दोनों फार्मूला में से एक लिखना है, कोई सा एक जो आपका दिल करे याद कर लेना।
नहीं, बुक के अंदर ये ना दोनों डिस्कस हुए होते हैं और हर जगह दोनों लिखे होते हैं। यह इसका फार्मूला होता है जनाब, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, या इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट मतलब के नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों में से जो फार्मूला आपको याद आ जाए वही आपने लिखते हैं। लॉन्ग टर्म डेट ओवर एवरेज इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इक्विटी के बारे में तो आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो कॉलम है ना सबको इक्विटी बोलते हैं। पेपर में अगर गिवन होगे तो सबको प्लस करके इक्विटी बनेगा। एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज के बारे में तो हम अलग से बात करेंगे, वो कल बात करते हैं एवरेज के ऊपर। फिलहाल हम फार्मूलाज को देखते हैं। अच्छा, अगर इक्विटी की मैं बात करूं ना, इक्विटी बोला किसके बराबर आएगा? शेयर कैपिटल फिर शेयर प्रीमियम, आगे रिटेन अर्निंग, जर्नल रिजर्व, रीवैल्यू सरप्लस, इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पता है इन सब का अगर मैं इकट्ठा नाम लिखूं तो इन्हें बोलते हैं रिजर्व। शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व कहलाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस कैपिटल रिजर्व कहलाता है, रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं। ये सारे ही रिजर्व। तो इसलिए इक्विटी का फार्मूला हम लिख देते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट मतलब आप फिर इसको ये भी लिख सकते हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और ये इक्विटी का भी फिर एक फॉर्मूला लिख लो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टीआरसी तो अकाउंटिंग सबके पास है ना, तो फिर ये जो एंड पे दोनों फार्मूला लिखने की समय लगी है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो एक ही बात है ना। मैंने यहां पर इक्विटी इकट्ठा लिख दिया, यहां पर इक्विटी अलग लिख। और आपको ये भी पता होगा कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। और अगर मैं एसेट्स बराबर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, इसको आप क्या बोल रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर मैं करंट लायबिलिटी को इस साइड पर ले जाऊं तो एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किसके बराबर आ रहा है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी।
इसका मतलब है एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी किसके बराबर है? कैपिटल एम्प्लॉयड के। और अगर यहां पर मैं करता ये वाला, यहां पर भी देख लो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी किसके बराबर आएगा? इक्विटी के। तो कभी कभी जब वो पेपर प्लान करता है कि जी कोई पास कम लोग हों, उस वक्त ये फिर वो डायरेक्ट कैलकुलेशन ही देता, इनडायरेक्ट कैलकुलेशन दे देता है। हम कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढ रहे होते हैं, वो टोटल एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे देता है, तो हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। डन। इसका फिर आंसर क्या होगा, कितना बेस्ट होगा? या तो अगर आ जाता ना 100:100 या 50:50, एक ही बात है। इसे हम कहते हैं बेस्ट या कहते हैं बैलेंस। डेट इक्विटी रेशियो अगर 50-50 या 100-100 आ जाती है, इसका मतलब क्या है? आपने जितनी आपकी इक्विटी है उतना ही आपका लायबिलिटी, जितना आपने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उतना ही आपने उधार लिया हुआ। अगर ये बराबर है तो आपको कम से कम कॉस्ट पड़ रही होती है, उस कॉस्ट को बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अगर ये बैलेंस खराब होगा ना, आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर ये सपोजेड आ जाता है 70:30, इसे क्या बोलते हैं? हाई गियरिंग रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? हाई गियरिंग रेशियो। फार्मूला देखकर बताएं कि यहां इस इक्विटी का, इसका लोन ज्यादा या इक्विटी ज्यादा है? क्योंकि आप फार्मूला क्या है? लॉन्ग सम डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, तो इसमें क्या है? 70 आपका लॉन्ग टर्म डेट है और 30 आपकी इक्विटी है, तो ये हाई गियरिंग है। पेपर में सवाल आएगा कौन सी कंपनी और मजीद लोन ले सकती है, तो क्या ये मजीद लोन ले सकती है? ये तो पहले ही इसका बैलेंस खराब हुआ हुआ है। अगर आपके पास आ जाता है 40:60, ये है लो गियरिंग रेशियो। इन तीनों केसेस में आपकी जो कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं बोला? और जितना पैसा आपने लिया हुआ है सबको कैपिटल कहते हैं। जो आप ऑनर का पैसा है या लॉन्ग टर्म डेट है, ये सब कैपिटल है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कह रहे हो? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, उसके ऊपर हमें कॉस्ट पड़ती है। इक्विटी के बदले डिविडेंड और लॉन्ग टर्म डेट के बदले इंटरेस्ट। सबसे कम ये कॉस्ट किस पे पड़ेगी? 50-50 पे, जब ये बैलेंस होता है। अगर आपका रेशो खराब होगी, जितनी रेशो खराब होगी उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ जाए, तो हमें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम करना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी, ये हमारा डेट इक्विटी रेशियो कंप्लीट हो गया। डेट इक्विटी रेशियो दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद अगर ये बराबर बराबर है तो हम कहते हैं बैलेंस और बेस्ट है। अगर ये पहला आंसर ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं हाई गियरिंग रेशियो। अगर पहला आंसर कम है तो हम इसे कहते हैं लो गियरिंग रेशियो। हाई गियरिंग रेशियो वो कंपनी है जिसने पहले से ज्यादा उधार चढ़ाई हुई है सर पे, और लो गियरिंग का मतलब है जिसकी इक्विटी ज्यादा है और लॉन्ग टर्म डेट कम। उसके बाद फार्मूला लिखिए इंटरेस्ट कवर रेशियो। इंटरेस्ट कवर रेशियो इंटरेस्ट कवर रेशियो में आता है जनाब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर। Profit before interest and tax divided by interest expense
फॉर द ईयर। इसका जो आंसर है वो कितना अच्छा होता है, एट लीस्ट इसका आंसर आता है टाइम फॉर्म में। थ्री टाइम्स। बेस्ट कितना आंसर होगा? इससे कम होगा तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं समझा जाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो अच्छा रिजल्ट समझा जाएगा। कम से कम 3 टाइम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसका आंसर 3 टाइम आता है तो क्या मतलब है? आपकी फाइनेंस कॉस्ट से 3 गुना प्रॉफिट ज्यादा है। आपकी जितनी इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है उससे आपका प्रॉफिट कितना टाइम ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका 3 टाइम कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए। मगर आपका 1 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो उस कंपनी को प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए? 3 रुपए। तो बेस्ट समझा जाता है। अगर एक कंपनी जिसका इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपए आ रहा है और उसका प्रॉफिट 15 रुपए है, तो इसको बेस्ट नहीं समझा जाएगा। उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 30 रुपए। 3 टाइम होना चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा फिर जितना मर्जी है। तो हम जब इंटरेस्ट कवर रेशियो निकालेंगे, जिस कंपनी का 3 या 3 से ज्यादा होगा हम उन्हें कहेंगे बेस्ट है, और जिसका 3 से कम आएगा हम कहते हैं कि इसकी रेशियो ये बेस्ट नहीं है। ये तो अपना इंटरेस्ट पे करके बाकी क्या बचेगा, अभी टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट देगा फिर टैक्स लगेगा, फिर उसके बाद उसको डिविडेंड के लिए क्या बचेगा, या फिर रिजर्व में क्या रखेगा। चले जी यहां तक रखते हैं। आपने कल यहां तक फार्मूलाज पढ़ने हैं और बुक से रीडिंग करके आनी है। कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। बुक से आपने जो रीडिंग करनी है ना, उसमें मैं आपसे रिमार्क्स बनाने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। और कोई अगर आप लोग मुझसे कल सवाल पूछोगे तो ओके, नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा। ये अंग्रेजी पढ़ के आओगे, पहले आपने जो पॉइंट आपको नहीं समझ लगे वो मुझसे पूछ लेना, और फिर मेरी बारी है। लिक्विडिटी रेशियो 4.1, ये जो आपने पढ़ के आने पॉइंट 4.1 कंप्लीट करना है जी आपने। सॉल्वेंसी रेशियो 4.2 ये कंप्लीट करना है जी आपने। फिर 3 ये आपने कंप्लीट करना है। 3, 4.1 और 4.2 इनकी अंग्रेजी आपने सारी पढ़नी है जी। 480 पेज से आगे है, मतलब 3 पूरा, और 4.1 और 4.2 ये भी मेरे ख्याल में 4 पूरा ही है। हाँ, 3 और 4 पॉइंट आपने कल पढ़ के आने हैं, और इसकी अंग्रेजी सीख के आनी। फार्मूले मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।